आगे बढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स से। पिछले क्लास का लास्ट टॉपिक ये लिखने के लिए आपको बोले थे, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। मैक्रो और माइक्रो ये दो वर्ड हम लोग यूज करते हैं साइंस में। माइक्रो यानी कि जो बहुत छोटा हो, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता हो, उन्हें हम लोग माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस कहते हैं। जैसे एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, ये सभी माइक्रोस्कोपिक लेवल के हैं, नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन सिस्टम के वो सारे प्रॉपर्टी जो आप नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिन्हें मेजर कर सकते हैं, उन्हें मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहा जाता है। और इस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का दो पार्ट है, एक इंटेंसिव और दूसरा एक्सटेंसिव। इंटेंसिव को इंटरनल से समझोगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसी सिस्टम का वो प्रॉपर्टीज है जो उनके अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है, यानी जो अमाउंट के चेंज करने पर चेंज नहीं करता है। और एक्सटेंसिव उन्हें कहते हैं जो उनके अमाउंट को चेंज करने पर चेंज करता है। जैसे आपसे एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, आंसर वहीं पर आप बताओगे। मान लें कि एक गिलास पानी लिए हैं और एक बाल्टी पानी लिए। एक बाल्टी कहने का मतलब मे बी 10 लीटर हो सकता है, एक गिलास कहने का मतलब मे बी 500, 200, 300, जितना बड़ा गिलास है उसके अनुसार से होगा, इतना मिलीलीटर हो सकता है। आप बताओ तो जो ग्लास में पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। और जो बाल्टी में पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट उनके अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। चाहे आप एक गिलास पानी लें, चाहे आप एक बाल्टी पानी लें, दोनों में पानी ही है और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर बोलते हैं। तो चाहे वो ग्लास का हो या फिर बाल्टी में हो या फिर टंकी में रखा हुआ हो, उनका डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर ही है। तो बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सभी वैसे प्रॉपर्टीज हैं जो उनके अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। वही अगर हम लोग वजन की बात करें, अब बताओ तो एक गिलास पानी का वजन और एक बाल्टी पानी का वजन दोनों का सेम होगा या अलग अलग होगा? इसका मतलब ये हुआ कि वो उनके अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है। एक गिलास पानी का वॉल्यूम और एक बाल्टी पानी का वॉल्यूम सेम होगा या अलग अलग होगा? इसका मतलब वो कौन सा प्रॉपर्टीज होगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्लियर हुआ? इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज है जो उनके अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है, सिस्टम के कंस्टिट्यूएंट के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कंस्टिट्यूएंट्स के अमाउंट पर डिपेंड करता है। ये लिख लिए थे आप लोग पिछले क्लास में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वाले पार्ट में। देख रहे हो टॉपिक लिखा हुआ है वेरियस फॉर्म ऑफ इंथैल्पी चेंज, यानी केमिकल रिएक्शन में इंथैल्पी का अलग अलग टर्म दिया गया है, फॉर्मेशन, कंबसन, रिएक्शन। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसी के बाद में आ जाएगा इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, लिक्विफैक्शन, सब्लिमेशन। कहीं कुछ नहीं है। इंथैल्पी हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, हीट चेंज को रिप्रेजेंट करता है एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होता है उसे हम लोग इंथैल्पी चेंज करते हैं। अब अगर मान लिया कि कोई सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में और वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, बता सकते हो लिक्विड के गैस में कन्वर्ट करने के फेनोमेनन को क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन। तो वहां जो इंथैल्पी चेंज होगा उसे इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, तो सॉलिड के लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को फ्यूजन कहा जाता है। तो वहां जो इंथैल्पी चेंज होगा उसे इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहा जाएगा। उसी तरह से इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन आता है, इंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन आता है, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आता है। तो इंथैल्पी से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस इंथैल्पी का मतलब हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए रिएक्शन की बात करेंगे। आप बताओ तो फॉर्मेशन रिएक्टेंट का होता है या प्रोडक्ट का होता है? प्रोडक्ट का। रिएक्टेंट तो रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर 1 मोल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है और उस वक्त में जितने भी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होगा वह उसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहा जाएगा। लिखिए, हेडिंग डालो इसकी। लिखो इसमें द इंथैल्पी चेंज during the formation of the enthalpy change during the formation of 1 mole during the formation of 1 mole of a substance 1 mole of a substance from their constituent element is called
enthalpy of formation is called enthalpy of formation. Enthalpy of formation. It is represented by डेल्टा एफ एच. ऐसे लिखोगे, एफ सबस्क्रिप्ट में होगा. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एफ एच. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एफ एच. समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है. बार बार रिपीट होगा, पेशेंस लूज नहीं करना है. मान ली कि एक केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं. सपोज ए प्लस O2, इट गिव AO2 प्लस 150 किलो जूल. और दूसरा इक्वेशन है 2B प्लस O2, इट गिव 2BO माइनस 200 किलो जूल. जो पूछेंगे वो बताओगे. पहले वाले इक्वेशन को देखो, आप बताओ तो कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है. एक्सोथर्मिक है, प्लस है रिएक्शन में. तो एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच का वैल्यू प्लस होगा या माइनस होगा. ठीक है. दूसरा वाला रिएक्शन डेल्टा एच का वैल्यू, ठीक है यहां तक. अब आप बताओ पहले वाले रिएक्शन में किन का फॉर्मेशन हो रहा है. AO2 का प्रोडक्ट का बनता है, और दूसरे वाले में BO का, कंपाउंड BO है. पहले वाले में 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है और दूसरे वाले में 2 मोल का. पहला वाला डिफिनेशन यहां बताया गया कि इंथैल्पी जो फॉर्मेशन कहा जाता है 1 मोल सब्सटेंस के फॉर्मेशन में जो इंथैल्पी चेंज हो 1 मोल सब्सटेंस के. तो पहले वाले केस में अगर हम लोग इंथैल्पी जो फॉर्मेशन निकालें, ये इंथैल्पी जो फॉर्मेशन वैल्यू आ गया AO2 का, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए माइनस 150 डिवाइडेड बाई, इसका कितना मोल है इक्वेशन में 1 डिवाइडेड बाई 1, इट मींस 150 किलो जूल पर मोल. वही यहां निकालेंगे तो BO दिया हुआ है, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, BO का, इट वुड बी इक्वल टू, ये इंडोथर्मिक प्रोसेस है इसलिए प्लस 200 डिवाइडेड बाई 2. बता सकते हो 2 क्यों ले लिए, क्योंकि यहां 2 मोल के बनने में इतना एब्जॉर्ब हो रहा है, तो हमें निकालना है क्या 1 मोल में, तो इसलिए इसको 2 से डिवाइड कर दिए. तो इनका वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस 100 किलो जूल पर मोल. नोट कर लीजिए. हो गया. यानी जब कभी भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना होगा तो हम प्रोडक्ट का देखेंगे और देखेंगे कि कितना मोल दिया हुआ है, तो उसके 1 मोल के लिए इतना चेंज होगा, वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहा जाएगा. नोट में लिखिए यहां पे, लिखो नोट में फर्स्ट पॉइंट, इफ कंस्टिट्यूएंट्स are in their standard state, if constituents are in their standard state, and temperature is 298 Kelvin, and temperature is 298 Kelvin, then it is called a standard enthalpy of formation. Then it is called a standard enthalpy of formation. A standard enthalpy of formation. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डेल्टा FH और यहां नॉट. A standard enthalpy of formation डेल्टा FH नॉट यहां लिखे हैं, यानी नॉट का साइन लगा दिया जाता है. अब बुक में देखेंगे तो इस तरीके का फाई जैसा साइन दिया हुआ है, आप ये भी यूज कर सकते हैं. ऐसे कई जगह पर स्टैंडर्ड के लिए नॉट लगाया जाता है, दूसरे चैप्टर में भी, तो वो भी आप कर सकते हैं. इसलिए हम यहाँ जो कॉमन स्टैंडर्ड का फॉर्म है वो हम लिखें. अगर आपके स्कूल बताते हैं कि नहीं यही लिखना है तो आप यही लिखिएगा. सेकंड पॉइंट, द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन
enthalpies of formation of elemental molecule, the standard enthalpies of formation of elemental molecule is assumed to be zero. Elemental molecule is assumed to be zero. Is assumed to be zero. अब एलिमेंटल मॉलिक्यूल पता नहीं याद है या नहीं है, हमने आपको बताया था कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस आप रिएक्शन में लिख रहे हो केमिकल इक्वेशन में, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, क्योंकि एटम तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और मॉलिक्यूल का दो टाइप था, अगर आप लिख रहे हो H2O, CO2, CaCO3, तो इन्हें कहा जाता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये हो गया मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। वही अगर आप लिख रहे हैं H2, O2, Cl2, P4, S8, Na, K, तो इन्हें कहा जाता है एलिमेंटल मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, क्योंकि ये आइडेंटिकल टाइप ऑफ एटम के कॉम्बिनेशन से बना है। और जो टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट के एटम के कॉम्बिनेशन से बना है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के कॉम्बिनेशन से बना है, उन्हें मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहा जाता है। तो इनका अपना इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू होगा, लेकिन इनका इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू 0 होगा। ये Na भी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बताए थे आपको कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी किसके मॉलिक्यूल एक ही एटम के मिलने से बना है। S8 ऑक्टा एटॉमिक है, इसका एटॉमिसिटी 8 है। फास्फोरस का एटॉमिसिटी 4 है। एटॉमिसिटी कहा जाता है उसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। Cl2 का एटॉमिसिटी कितना होगा, 2 होगा। अगर मान लें कि H2O की बात करें तो इसका एटॉमिसिटी 3 होगा, क्योंकि H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम्स हैं। तो कुछ मोनोएटॉमिक भी एलिमेंटल मॉलिक्यूल होते हैं। तो जहां कहीं भी एलिमेंटल मॉलिक्यूल होगा वहां न्यूमेरिकल में भी वैल्यू नहीं दिया रहेगा, वो आपको अपनी तरफ से लेके चलना है कि उनका एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू कितना होगा, 0, स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो, क्योंकि वो खुद ही से बने हुए, कोई से दूसरे में अगर होता है तो वहां पर बॉन्ड ब्रेक करता है, बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, एनर्जी का वैल्यू चेंज करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो इंथैल्पी ऑफ कंबसन। इंथैल्पी ऑफ कंबसन, लिखिए द इंथैल्पी चेंज during combustion of 1 mole of a substance, 1 mole of a substance is called enthalpy of combustion, enthalpy of combustion. It is represented by delta CH. Enthalpy of combustion delta CH, represented by delta CH. लिख लिए? चलो बोर्ड पर देखो। जैसे फिर से अगर मान लें कि हम लोग इसी को लेकर चल रहे हैं, A2 प्लस O2, इट गिव सपोज 2AO। ये इमेजिनरी डाटा है, इसको कंपेयर मत करना, ठीक है। जो आ रहा है वैल्यू उसको हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, प्लस 80 किलोजूल पर मोल। यहां B प्लस O2, इट गिव BO2 माइनस 150 किलोजूल पर मोल नहीं, वो डेल्टा H के फॉर्म में लिखेंगे। अब यहां निकालते हैं। आप बताओ ऊपर का रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक, और नीचे वाला इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन में हम लोग प्रोडक्ट को देखते हैं और इंथैल्पीज ऑफ कंबसन में रिएक्टेंट को देखते हैं। कंबसन का मतलब होता है बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और नेट रिजल्टेंट वैल्यू कंबसन का हमेशा एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, रेयरली एक्सेप्शनली जो है वो निगेटिव में होगा।
तो यहां हम लोग को निगेटिव ना लेकर के पॉजिटिव लेके चलेंगे, नहीं तो अभी से ही कंफ्यूजन हो जाएगा। ये प्लस है, इसका मतलब ये रिएक्शन भी क्या है, एक्सोथर्मिक नेचर का। अब हमें इंथैल्पीज ऑफ कंबशन निकालना है। यहां इंथैल्पीज ऑफ कंबशन बताओ तो पहले वाले रिएक्शन में किसका कंबशन हो रहा है, किसका, A2 का कंबशन हो रहा है, जो रिएक्टेंट है वो A2। दूसरे वाले में इंथैल्पीज ऑफ कंबशन बताओ किसका कंबशन हो रहा है, B का। यहां इनका B का कंबशन हो रहा है। अब बैलेंस करने में थोड़ा फर्क पड़ रहा है, तो इसको हम 2B कर दे रहे हैं ताकि कंसेप्ट बने, और इस जगह पर हम लोग 2BO कर दे रहे हैं। अभी तो आप नोट नहीं किए, इस वजह से यहां पर B। अब यहां निकालते हम लोग इंथैल्पीज ऑफ कंबशन A2 का। एक्सोथर्मिक इसलिए क्या लिखेंगे, -80 डिवाइडेड बाई कितना मोल है इसका, 1 मोल, तो डिवाइडेड बाई 1, वैल्यू कितना आ गया, -80 किलो जूल पर मोल। यहां पर -150 डिवाइडेड बाई, बताओ इसको कंसिडर कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2, -75 किलो जूल पर मोल। आप दोनों को एक दूसरे से रिलेट मत करना। इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन में हम लोग रिएक्टेंट के मोल को लेते, यहां पर कंसिडर, सॉरी प्रोडक्ट के मोल को लेते, यहां इसको कंसिडर किया गया, यहां कंसिडर किया गया। और जब इंथैल्पी ऑफ कंबशन कराना था तो हम लोग रिएक्टेंट के मोल को लेते कि कितना मोल यहां दिया हुआ है। नोट कर लीजिए इसको। चेंज करें, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, लिखे द इंथैल्पी चेंज, द इंथैल्पी चेंज during completion of a reaction, the enthalpy change during completion of a reaction, during completion of a reaction represented by using a balanced chemical equation, represented by using a balanced chemical equation is called enthalpy of reaction, is called enthalpy of reaction, enthalpy of reaction। आप बताना थोड़ा सा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम लोग डेल्टा FH से लिखे, इंथैल्पी ऑफ कंबशन को डेल्टा CH से लिखे, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को डेल्टा RH। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा RH, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा RH। यानी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में 1 मोल 2 मोल ये नहीं देखना है, हमें देखना है कि रिएक्शन पूरा बैलेंस्ड है या नहीं है, और वहां जो भी इंथैल्पी एब्जॉर्ब या रिलीज होगा हीट एनर्जी, उसी के अनुसार से इंथैल्पी चेंज निकालते हैं। जैसे अगर A plus O2 it give AO2 प्लस 150 किलो जूल, और दूसरे में दिया हुआ है 2B प्लस O2 इट गिव 2BA माइनस 200 किलो जूल। तो बताओ यहां पर डेल्टा RH का वैल्यू कितना हो जाएगा, -150 किलो जूल पर मोल, और यहां डेल्टा RH का वैल्यू कितना होगा, प्लस 200 किलो जूल पर मोल। फिर से अगर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहा जाता तो हम लोग इसके नंबर ऑफ मोल को देखते, यहां 2 से डिवाइड कर देते। इंथैल्पी ऑफ कंबशन कहा जाता तो यहां रिएक्टेंट के मोल को देखते, इनके मोल को देखते,
और इंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन कहा जाएगा तो पूरे केमिकल रिएक्शन को देखेंगे, उसका 1 मोल है या 2 मोल है वो कंसिडर नहीं करेंगे। आप में से कुछ लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा किलो जूल पर मोल को लेकर के, थोड़ा सा 5 मिनट रखो, उसके बाद में फिर वहां बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि क्यों लिखा गया इसको। जब इसमें 1 मोल कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो फिर किलो जूल पर मोल क्यों लिखा गया, इसको नोट कर लीजिए। हो गया? हाँ जी। लिखो दे क्वेश्चन। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ determine the value of enthalpies of formation, determine the values of enthalpies of formation, enthalpies of combustion and enthalpies of reaction and enthalpies of reaction in following, enthalpies of reaction in following। यानी एक केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, और यहां आपको आइडेंटिफाई करना है कि इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा, इंथैल्पीज ऑफ कंबशन कितना होगा और इंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन कितना होगा। ये इंडिकेट करेगा कि अभी आप समझे ये तीनों टर्म या नहीं समझे। लिखे तो चलो देखो यहां, सब लोग देखो यहां, इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन निकालना है डेल्टा एफ एच। आप बताओ यहां किसका फॉर्मेशन हो रहा है, H2O3। बताओ ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? यहां हो जाएगा -600 डिवाइडेड बाई 2। बता सकते हो 2 क्यों लिखे? 2 मोल है, वैल्यू कितना हो जाएगा -300 किलो जूल पर मोल। इंथैल्पीज ऑफ कंबशन, फिर आप ही से सवाल बताओ यहां कंबशन किसका हो रहा है? एक्स का, तो यहां एक्स इट वुड बी इक्वल टू -600 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, -150 किलो जूल पर मोल। और इंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन निकालना है डेल्टा आर एच, तो इट वुड बी इक्वल टू -600 किलो जूल पर मोल। ठीक है, फॉर्मेशन में 1 मोल प्रोडक्ट को देखते हैं, कंबशन में 1 मोल रिएक्टेंट को देखते हैं, और इंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन में पूरे रिएक्शन को देखते हैं। आप में से कितने लोगों से सही सही बना था? ठीक है, ठीक, ये हो गया। नोट में लिखिए अंडर द हेडिंग ऑफ नोट, लिखे इफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स, if all the constituents are in their standard state, and temperature is 298 Kelvin, and temperature is 298 Kelvin, and the pressure is 1 bar, and the pressure is 1 bar, then the enthalpy of reaction is called, a standard enthalpy of reaction, ब्रैकेट में लिखेंगे डेल्टा आर एच नॉट, is called a standard enthalpy of reaction,
डेल्टा आर एच नॉट। नोट में सेकंड पॉइंट, देखिए द वैल्यू ऑफ enthalpy of reaction, the value of enthalpy of reaction can be determined, the value of enthalpy of reaction can be determined with the help of enthalpy of formation, with the help of enthalpy of formation of product and reactant by using the following relation, आप भी नोट कीजिए, एक फार्मूला है, डेल्टा आर एच नॉट इट इज इक्वल टू सम ऑफ enthalpies of formation of product, minus sum of enthalpies of formation of reactant, इसी को अगर हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें, थोड़ा सा रुक जाना, तो ये आ जाएगा वैल्यू सम ऑफ इंथैल्पी, जिसके लिए हम लोग ये समेशन सिग्मा ये इस्तेमाल करते हैं, इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, तो इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन और किसका, प्रोडक्ट का, तो यहां ब्रैकेट में लिख दिया प्रोडक्ट, तो इसका पूरा मतलब ये निकलता है सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी थोड़ा सा 1 मिनट रुकोगे, कॉपी करने का टाइम देंगे। फिजिक्स में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े हैं और यूनिट एंड डायमेंशन में बात किए हैं कि एलएचएस का यूनिट वही होगा जो आरएचएस का यूनिट होगा, यानी कि डेल्टा आरएच का यूनिट वही होगा जो डेल्टा एफएच नॉट का यूनिट होगा। तो आप बताओ तो डेल्टा एफएच नॉट का यूनिट क्या होता है, किलोजूल पर मोल। तो बताओ तो चूंकि इसी फॉर्मूले से निकालते हैं तो डेल्टा आरएच नॉट का भी यूनिट किलोजूल पर मोल होगा, क्योंकि इन्हीं के कैलकुलेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन से निकाला जाता है, इसलिए 1 मोल कंसीडर न करते हुए भी इनका यूनिट भी किलोजूल पर मोल लिखा जाता है। ठीक है, अब नोट कर लीजिए। अब ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, यहां हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बोर्ड पर देखिए, यहां कैल्शियम कार्बोनेट है, ये डिकम्पोज कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। आपसे कहा जा रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर अबव रिएक्शन, ऊपर वाले रिएक्शन के लिए, और इन सब का ये वैल्यू दिया हुआ है। तो अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, बताओ तो स्टैंडर्ड इंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ अ स्टैंडर्ड इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ अ स्टैंडर्ड इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब देखो तो इस इक्वेशन में प्रोडक्ट कौन कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का वैल्यू दिया हुआ है -635, तो यहां आ जाएगा -635.1 प्लस, और है कोई CO2, इसका कितना है वैल्यू -393.5, -393.5। अब अगर मान लिया कि यहां 2 CaO दिया रहता
तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देते 2 से। अगर 4 CO2 रहता तो इसको मल्टीप्लाई कर देते 4 से। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए ये एलिमेंटल मॉलिक्यूल के लिए नहीं दिया रहेगा, क्यों? एलिमेंटल मॉलिक्यूल का कितना होता है, लिखवा है ना आगे में। ये प्रोडक्ट का हो गया माइनस रिएक्टेंट का। देखो तो रिएक्टेंट में कौन है, CaCO3, कितना वैल्यू है -1206.9। केमिस्ट्री यहीं तक था। अब इसके बाद में अगर 5-6 क्लास तक पढ़े हो बन जाएगा, पढ़ना चाहिए था, नोट कर लीजिए। चेंज करें इसको, ये क्वेश्चन आपके लिए बना दो इसको। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।